और उसको कहीं जगह न मिल रही हो तो वो यहां भी आके बैठ सकता है। कोई भी, क्योंकि मुझे अपने बारे में भी कोई बदख्याली नहीं है और सिंह साहब तो इस बात को मानते ही नहीं है कि हमें कोई देखने आया है। हम जानते हैं कि देखने स्मार्टनेस की परिभाषा और सुंदरता की परिभाषा अब पीछे चली गई है। अब भारतीय समाज, ये सनातनी हिंदू अब सुनना चाहता है। इसलिए आपके शहर के बारे में स्वामी जी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मुझे थोड़ी सी जानकारी यहाँ की पता चली तो मुझे लगा कि ये जानकारी सार्वजनिक तौर पे जबलपुर के हर वासी को पता होनी चाहिए और सिर्फ न पता होनी चाहिए बल्कि इस पे गर्व करना चाहिए। आपका जिला, आपके इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसी भी विभूतियां रहती हैं, उनके परिवार के लोग रहते हैं जिसकी चर्चा मैं यहां आने से पहले तो नहीं कर पाता था क्योंकि ये खबर मुझे भी नहीं थी, लेकिन जो उसका लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट था उस सिलसिले में मैं जरूर करता था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और देश गणतंत्र बना, लेकिन संविधान में तमाम डिबेट्स हुई और उसके बाद में उसका फाइनल प्रारूप निकला और प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे, जो बिना चुनाव लड़े, बिना आज़ाद हुए मुल्क के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई और शांति निकेतन के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को यह काम दिया गया कि भारत का ये जो संविधान है, इस संविधान का एक प्रियम्बल है, तमाम चीज़ें इसमें भारत में क्या होगा, कैसे होगा, कानून क्या होगा, नहीं होगा, कौन सी धारा क्या करेगी, तमाम से चीज़ों का वर्णन है। लेकिन नंदलाल बोस से यह बात कही गई कि आप भारत की जो हजारों साल की परंपरा और सभ्यता है, उस सभ्यता के कुछ चित्रों को आप विजुलाइज करें और इस संविधान में जहां जहां जगह खाली है वहां उनका स्केच बनाएं। कोई 40 स्केचेस बने और उसके बाद कुल मिला के 22 पास कर दिए गए। लेकिन आपके शहर के एक बहुत ही मशहूर नाम है उनका, नंदलाल बोस की कमेटी में जबलपुर के वयोहार राम मनोहर जी भी शामिल थे। तो जो फाइनल 22 चित्र बने, उसमें जो प्रियम्बल है, जो भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है जिसे, उस पे जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र में शायद कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जबलपुर के लोगों को इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो दूसरा चित्र बनाया है वो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का बनाया है और उन 22 चित्रों में से 2 चित्र का कंट्रीब्यूशन आपके जिले जबलपुर का है। इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी है, जो सिंह साहब कर रहे हैं, जीडी बख्शी कर रहे हैं, सुशील पंडित कर रहे हैं, ललित अंबरदार कर रहे हैं, अंकुर शर्मा कर रहे हैं, ये तमाम सारे लोग कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जो हवा में हो। हमारी सबकी कोशिश है कि जो आपसे छुपाया गया, जो दबाया गया, जो बताया नहीं गया या झूठ बोला गया, उनको तथ्यों के सामने आपके सामने रख दें और आप खुद फैसला करें कि सच क्या था और झूठ क्या था। लिहाजा दूसरा महत्वपूर्ण काम
जो मेरे और आपके जीवन में हुआ है और जबलपुर का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। यह बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हम तमाम सारी चीजों की रोज मांग करते हैं कि भारत को इंडिया नहीं भारत घोषित कर देना चाहिए। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, लेकिन जब समाज अपनी सुविधाओं के लिए लालच से जब वो कायरता में आता है तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि उसके बीच में भी बीच में ऐसे पुरुषार्थी आते हैं और बड़ा काम करके चले जाते हैं, क्योंकि वो लालच से ग्रस्त होता है। उसे अपना तेरा मैं से आगे मैं मेरा हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरे बच्चे चले जाएं, इससे आगे कभी राष्ट्र के रूप में उसने सोचा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके शहर में और भारत में ऐसी विभूतियां नहीं है। बहुत बड़ा काम करके गए और कभी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कोई हमारा नाम लेने वाला होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे तमाम सारे लोग जो ये सोच के गए थे कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे सामने बदल जाए। और यह गलतफहमी ना मुझे है, ना आरएसएन को है, ना किसी को है कि जो कुछ हम कर रहे हैं इस सब कुछ हमारे सामने होगा। हम ऐसा नहीं मानते, लेकिन हम अपनी तमाम कोशिशों में यह कर रहे हैं कि हम उन बातों को कह जाएं, उन बातों को तथ्यों के सामने रख जाएं कि हो सकता है हम ना भी हों। तो जैसे मैं आज उन तमाम जो विभूति हैं, जब उनकी बात करता हूं तो आपको लगता है कि ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा था। इसलिए जबलपुर के बारे में एक घटना आपको बताना चाहता हूं, और उसका श्रेय पूरे तौर पे जबलपुर के लोगों को है, मध्य प्रदेश को है, पूरे देश में। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे अब प्रयागराज में बदल दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा पहुंचा और मुकदमा दो कृष्ण भगवान के छोटे से दो मंदिरों का, दो भाई के बीच का झगड़ा था। आप सोचिए कि अगर आपका एजेंडा क्लियर है और आपके एजेंडे में मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरा स्वार्थ नहीं है, और अगर राष्ट्र है, तो आप कितनी बारीकी से उस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था को सुबह शाम हम बदलने में लगने रहते हैं, यह कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, व्यवस्था को जब बदलना होगा बदलेगी, लेकिन अगर आप बदल जाएंगे तो व्यवस्था में से कैसे रास्ता निकाल लेंगे, यह बात मैं रखना चाहता हूं। छोटे से दो मंदिरों का झगड़ा था। अब क्योंकि वो जीवित हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे बहुत सारी चीजें मैं पूछता रहता हूं। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में हूं और उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। वो मुकदमा छोटा सा चला और मुकदमा दायर करने वाले दोनों हिंदू थे और उन्होंने सुनवाई शुरू कर दी। अब कृष्ण भगवान का मामला था, तो क्योंकि जज साहब अपने एजेंडे में बिल्कुल क्लियर थे, उन्होंने खूब बहस की। बहस करते करते कृष्ण जी का जिक्र आया, कृष्ण भगवान के जिक्र के साथ साथ गीता का जिक्र आया, और वो मुद्दा जो छोटा सा था, जो दो मंदिरों का था, वो बहुत पीछे छूट गया। और फिर उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में और भारत के एक लंबे कालखंड में 712 से लेके अब तक गीता का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। बहुत सारे लोगों की तब भी समझ में नहीं आया, और आखिर में कुल मिलाकर के उन जज साहब ने मंदिर का फैसला किया और अपने जजमेंट में लिखा कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने यह फैसला 2007 में दिया। लेकिन जहां यह फैसला हुआ, वहां का समाज उस वक्त भी
वहां सरकार कृष्ण भगवान को मानने वालों की थी। उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो कृष्ण भगवान के वंशज थे वो अपने को कृष्ण का वंशज नहीं कहते, वो मुलायम और लालू का वंशज कहते हैं। इसलिए जिन्हें कृष्ण का वंशज